Today we will discuss about the next topics of the d block elements, and these main properties of the d block elements, including these property are present in all the other elements. Means the paramagnetic character, means the magnetic character, that will be the paramagnetic or the diamagnetic, the intermetallic bonds, the hardness character, the melting point, boiling point character, the heat of atomization, and so on, some other properties. अब हम इन सभी प्रॉपर्टीज को बेटा डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी तक हमने जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसमें क्या क्या डिस्कस किया है। हमने डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन देखी, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन देखी, फिर हमने ये देखा कि दोनों की डेफिनेशन में आखिर डिफरेंस क्या है। फिर हमने ये देखा कि साइज का जो ट्रेंड है आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर क्या वो एक जैसा रहता है। उसके ऊपर 3 टाइप्स के आपके क्वेश्चन बने थे। पहला क्वेश्चन था कि साइज लेफ्ट टू राइट स्कैंडियम से जिंक डिक्रीज होता है। सेकंड था साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। थर्ड था आपका कि साइज डिक्रीज तो होता है लेकिन इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैनर ड्यू टू द डिफरेंट स्क्रीनिंग पावर ऑफ द डिफरेंट डी सबशेल ऑर्बिटल्स टू द डिफरेंट एक्सटेंट। तो ये यहाँ तक जो टॉपिक थे ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम अपने अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। अगले पार्ट के ऊपर भी चलें तो भी हम उससे पहले कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हैं कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट को किस टाइप से कंपेयर करेंगे एस ब्लॉक या पी ब्लॉक से रिलेटेड। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो अभी हम आपसे पूछने वाले हैं। आप बेटा जल्दी से उसका जवाब देंगे। तो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, बड़े ध्यान से सोच के जवाब देना। आवर क्वेश्चन इज दैट के इन बोथ, किसी एलिमेंट का ही नाम लिख देता हूं मैं, इन बोथ कैल्शियम, कैल्शियम इज ए ग्रुप 2 एलिमेंट, एंड स्कैंडियम which is a d block element, which is a d block element. Means in both calcium and the scandium, the valence shell is s subshell. But calcium is a S block element. Calcium is a S block element, but calcium is a S block element and scandium is a D block element. Why? ऐसा क्यों? बताओ बेटा। Scandium contains penultimate D subshell. देखो जो आपने बात अभी बोली कि इट कंटेन्स द पेनल्टीमेट डी सबशेल, वो बात तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर लैंग्वेज क्या बनेगी इसके आंसर की, वो हम पूछना चाहते हैं बेटा आपसे। प्रॉपर लैंग्वेज बताएं। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग कैसे करेंगे आंसर की। तो उसके लिए सबसे पहले आप कॉन्फिगरेशन लिखेंगे कैल्शियम की 1s2। बोलते जाओ बेटा कॉन्फिगरेशन, बताओ शाबाश। 1s 2s2 2p 6 3s2 3p6 एंड 4s2। इसके बाद अगर हम कॉन्फिगरेशन लिखें अब स्कैंडियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, हम सीधी की सीधी यहाँ पे एग्जैक्ट कॉन्फिगरेशन लिख देंगे। लेकिन उससे पहले देखो आपको रॉन्ग वाली कॉन्फिगरेशन भी हम लिख के दिखा देते हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। फिर हमने आपको कल बताया था कि 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन आते ही साथ these 3d subshell get attracted to a large extent towards the nucleus as compared to the 4s, और इसीलिए जो करेक्ट कॉन्फिगरेशन है इसकी बोलो क्या बन जाती है 3d1 and the 4s2। ठीक हो गया बेटा यहाँ तक। अब जो बात आप बता रहे थे ना, अब यहाँ पे आपको वो जवाब देना है। पहले कॉन्फिगरेशन लिखनी है
तो देखो लैंग्वेज क्या रहेगी, लैंग्वेज ये लिखनी है जो डेफिनेशन भी होती थी आपकी एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो आप क्या लिखेंगे कि इन कैल्शियम द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into the valence s subshell. So calcium is a s block element, इसलिए कैल्शियम एक s ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक हो गया बेटा, और आप डायग्राम भी बना देंगे, ये न्यूक्लियस, और उसके बाद आप लास्ट में दिखा देंगे ऐसे ये 4s, और आप इलेक्ट्रॉन को एंटर होते हुए दिखाएंगे कि ये एंटर किस में कर गया, बोलो 4s के अंदर। और ये क्या है आपकी वैलेंस सबशेल, वैलेंस सबशेल है आपकी। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं बीच की। देखो हमने यहाँ पे कुछ शो नहीं किया, जितने भी अंडरस्टूड हैं बीच में, जितनी भी 1s2 2s2 की जितनी भी शेल सब शेल है, हम स्केंडियम की बात करते हैं। स्केंडियम में क्या लिखेंगे, इन स्केंडियम। देखो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में डला था, वो डला था 3d के अंदर। तो इन स्केंडियम द लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखो वही हमने डैश डैश कर देता हूँ यहाँ पे, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द वैलेंस की जगह क्या लिखते हैं हम, अब वैलेंस की हाँ, अब यहाँ पे लिख देंगे आप पेनल्टीमेट डी सबशेल। हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में डला। देखो मैं लास्ट भी लिख देता हूं कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द, मेन चीज ध्यान रखने की थी सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन की, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में डला, वो डला पेनल्टीमेट डी सबशेल के अंदर। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भी डलता है वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। तो इसलिए हम लिख देंगे सो स्केंडियम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, स्केंडियम एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसलिए आप प्रॉपरली आंसर देंगे, प्रॉपर लैंग्वेज होगी आपकी। फिर आप इसका डायग्राम भी बना देंगे कि बीच में आप देखो 21 ही लिख दें, क्योंकि प्रॉपर स्केंडियम ही पूछा गया था, प्लस 21। और उसके बाद आप क्या शो करेंगे इस स्टेप से, देखो ये 4s लिख देंगे, 4s के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, फिर ये 3d लिख देंगे, 3d के अंदर ये 5 ऑर्बिटल्स आप शो करेंगे, और फिर आप शो करेंगे ये इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, बल्कि आप यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन, और इसको दिखाएंगे आप एंटर होते हुए, बोलो किस चीज के अंदर एरो गया हमारा, डी के अंदर, 3d के अंदर देखो हमारा एरो गया, और बीच में आप डैश डैश कर देंगे। तो आपका डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और जरूरी नहीं कोई भी आ जाए यहाँ पे, तो हमने कैल्शियम लिया है, ऐसे कोई लिथियम आ जाए, सोडियम आ जाए, पोटेशियम आ जाए, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट आ जाए। इधर डी ब्लॉक में हमने स्कैंडियम लिया, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट आ जाए, उनके बीच में ऐसे कंपैरिजन करके ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आ गया बेटा बात समझ में? बेटा क्लियर कर दें स्क्रीन को? हाँ जी अंकल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी कुछ मेन प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी देखो क्या क्या है। दीज प्रॉपर्टी आर, देखो सबसे पहला पॉइंट आता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन आया कि why the number of unpaired electrons, number of unpaired electrons। अब इसके आगे क्या लिखें, अभी हम आपसे ही पूछेंगे कि क्या लिखें। नंबर 2, why the paramagnetic character। आगे क्या लिखें वो भी अभी हम आपसे पूछेंगे। पॉइंट नंबर 3, why the hardness। आगे क्या लिखें वो भी अभी हम आपसे पूछेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट, व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट, ये फिल इन द ब्लैंक्स बेटा आगे आपसे पूछेंगे और फिर इनका जवाब भी देना है। पॉइंट नंबर 5, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। और भी चीजें हैं वो हम बाद में ऐड कर देंगे, फिलहाल इन्हीं को हम देख लें। आप ये बताओ कि जब आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, देखो हम यहाँ पे आंसर के अंदर लिखना शुरू कर दें। अब सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट, जो सबसे पहला डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका नाम बताएं। स्कैंडियम। स्कैंडियम 21, बिल्कुल ठीक है। इसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन बताएं। 3d1 4s2। हाँ 3d1 4s2। अगर इसको मैं ओपन फॉर्म में इसका डायग्राम बना दूं, देखो डी में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे आपको? 1 और 4s में तो देखो 2 है। ठीक हो गया। ऐसे ही स्कैंडियम के बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट ले, यहाँ पे बोलो कौन होता है? टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर उस एक्सेप्शनल केस वाले की कॉन्फ़िगरेशन हम लिख देते हैं, बीच वालों को छोड़ देते हैं। बोलो क्या बनेगा यहाँ पे? 3d5 4s1। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। अब इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन हम ओपन फॉर्म में लिख देते हैं। बोलो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाएं डी के अंदर? 5। थोड़ी तेज बोला करो बेटा। और 4s1। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट को भी हम ले लेंगे यहाँ पे, क्रोमियम के बाद मैंगनीज 25। मैंगनीज। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3d5 4s2। 3d5 4s2। अगर अब हम इसमें देखें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो 3d के अंदर तो वही 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, लेकिन 4s के अंदर अब कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पे फिर से 4s2 हो गया। उसके बाद मैग्नीज के बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन होता है? बोलो। Fe आयरन, आयरन फिर कोबाल्ट, कॉपर, निकिल, कोबाल्ट, फिर कॉपर को। अब कॉपर को ले लेते हैं, ये एक्सेप्शनल केस था। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन और बताएं। 3d10 4s1। हाँ 3d10 4s1। इसको भी अगर आप ओपन फॉर्म में बनाएंगे तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 4s में 1 हो गया। 1। और लास्ट एलिमेंट कौन आ गया इस ट्रांजिशन जिंक। सीरीज में? जिंक, एटॉमिक नंबर 30। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3d10 4s2। 4s2। तो अब आप इसको ऑर्बिटल फॉर्म में डायग्राम को बनाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके डी में आ गए, 4s में भी 2 हो गए। मैंने कॉपर में एक करेक्शन करवानी है आपसे, बोलो मैंने क्या गलती कर रखी है डायग्राम के अंदर, बताओ। 3d10 4s1 था, 3d में तो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। देखो 4s में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं यहाँ पे, बताओ। 2। तो होने कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, यहाँ पे मैंने 2 दिखा दिए यहाँ पे। तो ये करेक्शन देखो हमने कर दी यहाँ पे। क्लियर हो गया? हाफ एरो से ही दिखाएंगे आप हर इलेक्ट्रॉन को। अब जितने भी क्वेश्चन थे आप इन सभी का जवाब आप आराम से दे सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, व्हाई द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब स्कैंडियम में बताओ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बताओ बेटा शाबाश। 1 है। उसके बाद टाइटेनियम में कितने हो जाएंगे? 2। उसमें 2 हो जाएंगे। देखो हमने जो डायग्राम देखो बनाया नहीं था, देखो मैंने अब आपके सामने बना भी दिया। वेनेडियम में कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। मीन्स आप ये बताएं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज? इंक्रीज हो रहे हैं। तो यही चीज हमारा यानी क्वेश्चन था हमारा। बोलो क्या? व्हाई द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। व्हाई द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा क्या? इंक्रीजेस। लेकिन कहां तक?
लेकिन कहाँ तक, ये देखो इन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इंक्रीज हो गए 1, फिर 2, फिर 3, क्रोमियम में 5 + 1 6 हो गए, 4s में भी हैं। उसके बाद दोबारा कितने हो गए बोलो, मैंगनीज के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, बताओ, 5, 5 हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करूं आयरन की, देखो आयरन का भी देखो, मैं नीचे डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे। 3d6 होता है ना, आयरन 4, का 26 होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोबारा से पहले हंस रूल चला, देखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो फिर 4 रह गए, फिर दोबारा से डिक्रीज हो गए। तो हम क्या लिखे क्वेश्चन में, व्हाई द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस अप टू द मिडल and then decreases उसके बाद फिर डिक्रीज हो जाते हैं। ऐसे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, सेकंड पॉइंट बताओ क्या होता है पैरामैग्नेटिक, कौन सब्सटेंस होते हैं पैरामैग्नेटिक substances are those substances which contain unpaired electron। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें चाहे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो, वो पैरामैग्नेटिक होता है। और भी ज्यादा हो जाए अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा, तो आप उसे फेरोमैग्नेटिक कह देते हैं। लेकिन हम वो शब्द यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल वर्ड ही लेके चलेंगे पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मीन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन का होना। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम में सिर्फ एक है, तो उसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कम है। टाइटेनियम में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। वेनेडियम में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर और इंक्रीज हो गया। तो अब बताएं हम क्या लिखें, बिल्कुल उसी टाइप से कि व्हाई द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, बोलो बेटा क्या लिखें। increases up to the middle and then decreases। इंक्रीजेस अप the middle अप टू द मिडल एंड देन डिक्रीजेस, और फिर वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वो आप समझ गए कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज हो जाता है। तो इसका जो जवाब है वो ऊपर वाला पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट। तो आप क्या लिखेंगे कि ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, so the paramagnetic character also increases, and after the middle the pairing of the electron takes place, so the number of unpaired electron decreases, so the paramagnetic character also decreases। आगे बेटा बात समझ में। अब हार्डनेस की बात करते हैं। आप ये बताएं, आपने पढ़ा है ना सॉलिड लिक्विड गैसियस में स्टेट ऑफ मैटर वाला आपने चैप्टर पढ़ा था। उसमें मान लीजिए, देखो ध्यान से देखना, मैं 2 एटम लेता हूं, एक एटम देखो यहाँ पे है, एक एटम काफी दूर है दूसरा। मान लीजिए गैसी स्टेट है, गैसेस है ये। अगर ये एटम एक दूसरे के थोड़ा नजदीक आ जाए, देखो ऐसे थोड़ी अट्रैक्शन हो गई इनके बीच, और मान लीजिए ये लिक्विड स्टेट बन गई। मान लीजिए और भी नजदीक आ जाए, बिल्कुल नजदीक, ये एटम ऐसे बिल्कुल नजदीक आ गए, अट्रैक्शन और बढ़ गई, तो इट मींस ये सॉलिड स्टेट बन गई। तो मींस जब कभी भी आप किसी भी सब्सटेंस को ये कहते हो कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन देखना पड़ता है इन बिटवीन द डिफरेंट एटम और द मॉलिक्यूल्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया। और जो मैग्नीट्यूड है अट्रैक्शन का जैसे जैसे बढ़ेगा, वो चीज उतनी ही हार्ड होनी शुरू हो जाती है। लिक्विड में भी आपने देखा ना बेटा, एक तो वाटर होता है, वाटर तो बहुत ही पतला होता है। शहद आपने देखा ना, हनी तो थोड़ा गाढ़ा होता है। उसके बाद सॉलिड चीजें वो तो और भी ज्यादा हार्ड होती हैं। मीन्स कहने का मतलब वाटर के अंदर तो आप हाथ डिप कर सकते हैं अंदर, लेकिन कोई ब्रिक रखी है, ईंट रखी है, आपकी टेबल रखी है, क्या आपका हाथ उसके अंदर चला जाएगा, आर पार चला जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, वो हार्ड हो चुके हैं। तो मीन्स हार्डनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? हार्डनेस को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, हार्डनेस प्रॉपर्टी को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखनी पड़ती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे देखें फिर हमने एक चैप्टर पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग का, 11th में आपने पढ़ा था। तो उसके दौरान आपने देखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है, 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनना। बॉन्ड कब बनते हैं? बॉन्ड बनने के लिए जरूरी है कि एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे आपने देखा, ध्यान से देखना बेटा जो आपसे कह रहा हूं, मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताना बेटा क्या होता है? 1 होता है, 1s1 कॉन्फिगरेशन मैंने लिख दी। अगर मैं हीलियम के बारे में आपसे पूछूं, बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है, 1s2 कॉन्फिगरेशन हो गई।
तो 1s2 इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं। हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मींस यह भी एक बॉन्ड बना सकता है। तो मींस हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सो इट कैन फॉर्म द बॉन्ड। एक H एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, देखो एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे दूसरा H अपना ऑर्बिटल लेके वो इलेक्ट्रॉन लेके आया, देखो अपोजिट स्पिन का, मींस इनके बीच साइडवेज ओवरलैपिंग हो गई। देखो सॉरी, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग हो गई, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखो ये हम लाइन से हमने बॉन्ड दिखा दिया, बन गया ना बॉन्ड। तो हम ये कह रहे हैं कि जो बॉन्ड का बनना मींस एटम्स का एक दूसरे के नजदीक आना। बॉन्ड बनते हैं तभी तो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं। अब यहाँ पे आप बताएं डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर स्कैंडियम में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? बताओ बेटा शहबाज। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इट मींस अगर हमारे पास एक स्कैंडियम का एटम है, ऐसे ही दूसरे स्कैंडियम का एटम आ जाए, उनके बीच में अगर बॉन्ड बनेंगे तो कितने इंटरमेटेलिक बॉन्ड बनेंगे? देखो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे उसे कहेंगे intermetallic bond. How many intermetallic bond will be formed in between the scandium and the scandium? बताओ बेटा। एक ही बनेगा, क्योंकि इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। एक इंटरमेटेलिक बॉन्ड। जैसे ही हम नीचे गए, डाउन द ग्रुप गए, स्कैंडियम से टाइटेनियम में गए, बोलो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए या घट गए? बढ़ गए। बढ़ गए। अप टू द मिडल मींस अप टू द क्रोमियम, क्रोमियम तक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इंक्रीज। इसीलिए नंबर ऑफ इंटरमेटेलिक बॉन्ड भी बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ इंटरमेटेलिक बॉन्ड क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। सो मोर द नंबर ऑफ इंटरमेटेलिक बॉन्ड मींस मोर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स, मींस मोर विल बी द हार्डनेस। हार्डनेस उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो कई बार तो एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि ये बताएं इंटरमेटेलिक बॉन्ड इंक्रीज होंगे या नहीं। तो फिर वही बात, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस के ऊपर ही आप जवाब देते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम, बोलो कहां पे? स्कैंडियम टू क्रोमियम मींस अप टू द, हाँ अप टू द मिडल द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। number of unpaired electron increases, so the number of intermetallic bond also increases, so the hardness also increases. इसलिए हार्डनेस भी बढ़ जाएगी। ठीक हो गया बेटा। आफ्टर द मिडल क्या हुआ बताओ? मींस क्रोमियम के बाद क्या दिख रहा है आपको? हाँ, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। बोलो क्यों डिक्रीज हुए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई। इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? पेयरिंग। मींस आफ्टर द मिडल द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। जैसे आपने देखा आयरन में देखो 4 ही रह गए, देखो 4 ही हैं, एंड सो ऑन, क्योंकि पेयरिंग हो रही है। सो आफ्टर द मिडल द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो द नंबर ऑफ इंटरमेटेलिक बॉन्ड आल्सो डिक्रीजेस। नंबर ऑफ इंटरमेटेलिक बॉन्ड आल्सो डिक्रीजेस, सो द हार्डनेस आल्सो डिक्रीजेस। हार्डनेस भी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? अब ये चीज बताओ आप आगे, स्कैंडियम स्कैंडियम के बीच एक इंटरमेटेलिक बॉन्ड बन गया। अगर टाइटेनियम क्रोमियम में चले, देखो क्रोमियम क्रोमियम के बीच में जो नंबर ऑफ जो इंटरमेटेलिक बॉन्ड होंगे 1 2 3 4, देखो ऐसे 5, तो नंबर ऑफ इंटरमेटेलिक बॉन्ड तो बेटा 5 होंगे। आप एक चीज बताएं, मेल्ट करना किसे कहते हैं? मेल्ट, मेल्ट का मतलब होता है एटम के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एटम के बीच में बेटा क्या थी? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम किस बेसिस पे यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं? वो हम डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ इंटरमेटेलिक बॉन्ड के बेसिस के ऊपर। तो जैसे ही आप स्कैंडियम से क्रोमियम तक गए, तो जो नंबर ऑफ इंटरमेटेलिक बॉन्ड हैं वो क्या हो गए? वो हो गए इंक्रीज। तो जिसके अंदर इंटरमेटेलिक बॉन्ड कम थे, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थी, आप अगर इस बॉन्ड को आप तोड़ना चाहते हैं तो आपको लेस हीट इज रिक्वायर्ड। लेस हीट इज रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जबकि क्रोमियम के अंदर इस बॉन्ड को जो, क्योंकि 5 इंटरमेटेलिक बॉन्ड है, मोर हीट इज रिक्वायर्ड। मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस इंटरमेटेलिक बॉन्ड। तो जितनी हीट दी उतना ही ज्यादा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा बेटा? मेल्टिंग पॉइंट। अब बताओ मेल्टिंग पॉइंट का आंसर कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे कि अप टू द मिडल। अप टू द मिडल का मतलब क्या है? बोलो अप टू द क्रोमियम, मींस स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाने में। बोलो क्या हुए? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, so the number of intermetallic bond also increases. ठीक है? So the amount of heat required to break these intermetallic bond also increases.
जो हीट की increase. रिक्वायरमेंट हुई वो भी बढ़ गई, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ गया। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी बेटा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आफ्टर द मिडल क्या लिखेंगे बोलो, आफ्टर द मिडल The number of unpaired electrons decreases, so the number of intermetallic bonds decreases, and the heat required to break the bond will decrease. That melting point will decrease. हाँ बिल्कुल ठीक, मीन्स आफ्टर द मिडल द नंबर ऑफ unpaired electron decreases, so the number of intermetallic bond also decreases, or number of intermetallic bond decrease, so the amount of heat required to break the intermetallic bond also decreases, so the melting point also decreases। इसलिए सबसे कम melting point किसका होगा बताओ शाबाश, Zinc. हाँ जिंक का होगा, क्योंकि उसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। आप ध्यान से देखो, क्या आपको जिंक के अंदर क्या कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, बिल्कुल नहीं, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा बताओ बेटा किसका होगा, Chromium. हाँ वो क्रोमियम का होगा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर हो गया बेटा, यहां तक आगे बातें समझ में। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है हीट ऑफ एटोमाइजेशन। देखो मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब एक ही होता है। देखो हीट ऑफ एटोमाइजेशन, कितनी हीट दें कि एटम में कन्वर्ट हो जाए, मीन्स आप ध्यान से देखो स्कैंडियम और स्कैंडियम के बीच एक ही इंटरमेटेलिक बॉन्ड है, अब कितनी हीट दें बाहर से कि इनके बीच का बॉन्ड टूट जाए और ये स्कैंडियम एटम अलग हो जाए, ये दूसरा स्कैंडियम एटम अलग हो जाए, दोनों स्कैंडियम एटम एक दूसरे से दूर हो जाएं, दोनों एटॉमिक स्टेट में चले जाएं, एक स्कैंडियम एटम की फॉर्म में, दूसरा स्कैंडियम भी एटम की फॉर्म में, क्योंकि उनके बीच के बॉन्ड ही हमने ब्रेक कर दिए, उन बॉन्डों को हम इंटरमेटेलिक बॉन्ड कह रहे हैं। तो मीन्स ये बताओ हीट ऑफ एटोमाइजेशन, किसमें हीट ज्यादा देनी पड़ेगी इनको एटम में कन्वर्ट करने के लिए, किसमें कम किसमें ज्यादा, वही जवाब है जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। कम और क्रोमियम में ज्यादा। हाँ क्रोमियम में सबसे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी क्रोमियम एटम को एक दूसरे से दूर करने के लिए, क्योंकि वहां पे इंटरमेटेलिक बॉन्ड सबसे ज्यादा है। तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज्यादा किसकी होगी, बिल्कुल वैसे ही क्रोमियम की, और सबसे कम किसकी होगी हीट ऑफ एटोमाइजेशन, वो जिंक की होगी। वो किसकी होगी बेटा, जिंक की। आगे बेटा बात समझ में। तो ये थे कुछ इंटर रिलेटेड क्वेश्चन जिनका आपस में ही संबंध है, ये नहीं कि किसी एक क्वेश्चन को हम अलग याद कर लें, किसी दूसरे को अलग याद कर लें। सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली ये टेबल बनानी आनी चाहिए, जो हमने सबसे पहले दिन आपको सिखाई थी। इसी टेबल को बनाने के बाद ये जितने भी क्वेश्चन थे, इन सभी के जवाब आप वन बाय वन सिर्फ इस टेबल को देखते हुए दे सकते हैं। अगर आप ये डायग्राम ना बनाते तो आपको अपनी आंखों से ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ना दिखते। अगर ये आपको नहीं दिखेंगे तो क्या पता आप कोई जवाब गलत भी दे दें। इसलिए एग्जाम में भी सबसे पहला काम होगा आपको इनका क्या बनाना, ये डायग्राम बनाना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी, उसके बाद ही आप उसका जवाब देंगे। ठीक है बेटा, आ गई यहां तक बात समझ में। ठीक है बेटा, इसके बाद अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। बेटा एक क्वेश्चन आपसे 1 मार्क का पूछ लेते हैं हम। आप हमें ये बताएं कि वो कौन सा एलिमेंट है डी ब्लॉक के अंदर। देखो अभी तक जो हम जिक्र कर रहे थे आपके सामने, देखो इसको हम क्लियर कर दें पहले स्क्रीन को। अभी तक जो हमने आपके सामने जिक्र किया कि देखो स्कैंडियम से लेके हम यहाँ पे चले देखो जिंक तक, बीच में देखो क्रोमियम आ गया यहाँ पे जिसका एटॉमिक नंबर 24 है। क्रोमियम के नीचे बेटा मोलिब्डेनम होता है, उसके नीचे डब्ल्यू होता है टंगस्टन, जिंक के नीचे कैडमियम और यहाँ पे होता है मरकरी। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन हमारा ये है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जो आपकी स्टार्ट होती है स्कैंडियम से लेके जिंक तक 21 से लेके 30 तक, दैट इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। उसके बाद सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है जो इसके जस्ट नीचे है, वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, तो मीन्स मोलिब्डेनम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में आ गया, टंगस्टन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में है। आप ये बताएं पुराने टाइम पे बेटा आपने ये बल्ब देखा होगा, देखो इस टाइप से घरों में, आजकल तो बल्ब यूज करते नहीं,
बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता था बेटा, इस टाइप से देखो, ऐसे फिलामेंट। ये फिलामेंट किस चीज का बना हुआ होता था, बताएं बेटा? टंगस्टन। हाँ, दैट इज ऑफ टंगस्टन। W मीन्स टंगस्टन। और इसका किस लिए? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए नेम द डी ब्लॉक एलिमेंट विच हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो आप क्या लिखेंगे जवाब? टंगस्टन। टंगस्टन। नेम द एलिमेंट विच इज यूज्ड एज ए फिलामेंट इन द बल्ब, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? टंगस्टन। क्या लिखेंगे आप? टंगस्टन लिखेंगे। आपसे ये पूछा जाए डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर सबसे सॉफ्ट मेटल कौन है, तो आप किनके जवाब, कौन कौन से एलिमेंट जो सबसे सॉफ्ट है हर सीरीज में? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे सॉफ्ट मेटल कौन है? जिंक। जिंक, बिल्कुल ठीक है। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में कौन है? कैडमियम। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में कौन है? मर्क्यूरी। बिल्कुल ठीक है। और तो और सॉफ्ट की बात तो देखी जाए, आप ये बताएं डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर वो मेटल कौन है विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, विच इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मोमीटर? मर्क्यूरी। वो मरकरी होता है। वो कौन होता है आपका? मरकरी। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? अब क्वेश्चन ये आता है इसके बाद के, अगर आपसे ये पूछा जाए ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है व्हाई दे आर मेटेलिक इन नेचर, आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनका नेचर मेटेलिक होता है, व्हाई? आप ये बताएं मेटल होते कौन हैं, मेटल को आप डिफाइन कैसे करते हैं? मेटल कौन होंगे जिनके पास बताओ क्या हो, बताओ शाबाश। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर पाए, आप उन्हें मेटल्स कहते हैं। तो आपने ये देखा कि जितने डी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी देखो ये न्यूक्लियस, उसके बाद ये पेनल्टीमेट डी सब शेल थी, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को ही हम ले लें, और उसके बाद ये वैलेंस 4s सब शेल है, जिसके अंदर ये 4s के अंदर लगभग 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं which can be lost easily, which can be lost easily, these 2 electron can be lost easily, ये आराम से लॉस हो सकते हैं। तो आप इसका आंसर भी बिल्कुल इसी टाइप से लिख देते हैं कि ड्यू टू द, बोलो क्या लिखोगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 electrons in their valence shell, which can be lost easily, जो कि बड़ी आराम से लॉस्ट भी हो सकते हैं। So they are metallic in nature, so they are good conductor in nature, दोनों का जवाब एक ही होगा। So D block elements are, बोलो कैसे हैं? They are metallic, they are good conductor, इसलिए D block elements metallic होते हैं, good conductor होते हैं। तो ये इसका जवाब आप दे देते हैं। चलो एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही बेस है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं अब हम। व्हाट इज द 3D1 4s2? 3D1 4s2, ये तो बेटा आपने स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन बताई है। हमने शब्द लिखा, आप ध्यान से पढ़ें, मैंने क्या लिखा है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मैंने ये लिखा है। मैंने किसी एक एलिमेंट की नहीं पूछी आपसे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी है। अब बताओ सोच के जवाब। देखो मैंने क्लियर कर दिया आपका लिखा बोला हुआ जवाब। चलो थोड़ी हिंट देते हैं। वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन आपने कुछ ऐसी लिखी थी, चलो आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के ऊपर ही चलते हैं। देखो जो मैंने ऊपर लिख रखा है, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना चाहें, देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो आप ऐसे लिखेंगे सर 3D में कभी तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है सर, कभी उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। देखो स्कैंडियम में 1 है और जिंक में 3D10 भी था, और बाहर 4s
4s में इलेक्ट्रॉन आप कहेंगे सर कभी तो 1 आ जाते हैं, 1 क्रोमियम और कॉपर में जैसे 1 होते हैं और ओरो में 2 होते हैं। तो ये तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, बोलो किसकी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। कोई आपसे पूछता ना कि व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, तो आप ये आंसर लिखेंगे 3d 1 to 10, 4s 1 to 2। 3d 1 to 10 क्यों लिखा, क्योंकि किसी के d में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 10 भी है। 4s 1 to 2 क्यों लिखा, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें 1 भी है, लाइक क्रोमियम और कॉपर, उनमें 1 होता है 4s1, और में 2 भी होता है। दैट इज द रीजन कि ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। उसके बाद देखो अगर हम लिखें यहाँ पे कॉपर, देखो जिंक से पहले कॉपर था, फिर सिल्वर था, फिर गोल्ड, ऐसे ही से पहले निकिल था, निकिल 28 एटॉमिक नंबर, उसके पैलेडियम पैलेडियम, प्लैटिनम। हाँ फिर प्लेटिनम था बेटा इस स्टेप से। अब होता क्या है, जो निकिल की कॉन्फ़िगरेशन है ना बेटा, देखो मैं ऊपर लिखता हूं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो होती है 3d8 और 4s2। और S2 अगर मैं एकदम आपसे पूछ लूं प्लेडियम का एटॉमिक नंबर 46 है और मैं आपको कहूं बेटा एकदम से जल्दी से बता दो प्लेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो बोलो आप कैसे बता दोगे, एकदम एक ही लाइन में है, नंबर ऑफ शेल बढ़ गई बस। तो देखो आंसर कुछ आप एकदम बता देंगे, वो था 3d8 4s2, सिर्फ एक नंबर बढ़ा दें, आप कह देंगे कि सर ये हो गया 4d8 और बोलो क्या 5s2। देखो एक एक नंबर बढ़ा है, 3d8 की जगह 4d8 हो गया, 4s2 की जगह 5s2 हो गया, बन गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे, जैसे क्रोमियम और कॉपर की एक्सेप्शन थी, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में प्लेडियम की एक्सेप्शन है। प्लेडियम के केस में क्या हो जाता है, प्लेडियम के केस के अंदर जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन है 4s के, दे बैक शिफ्ट इनटू द 4d, नाउ द कॉन्फ़िगरेशन बिकम 4d10 5s0। 5s0। तो ये कॉन्फ़िगरेशन देखो हमने रोंग कर दी और करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ये बन गई प्लेडियम की। अब हम चलते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में, बोलो किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो देखो ध्यान से देखो कि 4s था बेटा यहाँ पे और ये 3d है, तो 4s को अगर मैं ns लिख दूं बेटा, देखो ns, n का मतलब 4 है, तो 3 को क्या लिखेंगे बताओ शाबाश मैथमेटिक्स के अनुसार, n-1। हाँ n-1, मैंने d लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। अब 3d में मैं क्या लिखूं, 1 to 10 लिख दिया। अब 4s ns के ऊपर मैं क्या लिखूं बोलो, s में किसी में इलेक्ट्रॉन 1 बोलो कि to 2। बेटा 1 to 2 तो ठीक है आपने बता दिया, वो तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है। अब हमारा क्वेश्चन है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक, पूरे डी ब्लॉक की। अब बताओ शाबाश, अभी मैंने एक एक्सेप्शन और भी तो दिया है पैलेडियम वाला, उस पैलेडियम में बताओ 4s 0 में, to 2। हाँ 0 हो जाता है, तो आप 0 to 2 लिखेंगे यहाँ पे, 0 to 2। बोलो 0 का एग्जाम्पल कौन, 0 किस में था, पैलेडियम। पैलेडियम में, 1 किस में था, निकल। नहीं निकल। हाँ निकल। हाँ 1 किस में था बेटा, 1 बताओ, 1 एक्सेप्शनल केस कौन कौन से थे 1 के, कॉपर में, कॉपर और क्रोमियम। हाँ तो कॉपर वाली लाइन बोलो, कॉपर की पूरी लाइन बोलेंगे, अब आप बोलो कॉपर की जो फुल लाइन है वो कौन कौन है उसमें, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड। हाँ इन सभी का नाम बोलेंगे आप, इकट्ठे एक का नहीं बोलेंगे आप, कॉपर सिल्वर और गोल्ड इन सभी में 1 होगा। और बताओ क्रोमियम वाली में क्या बोलोगे, क्रोमियम मोलिबिडिनम और टंगस्टन इन सभी में मोलिब्डेनम भी 1 होगा। टंगस्टन। अब बेटा जल्दी से एक चीज बताना, मान लो मैं ये कहूं क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन थी 3d5 4s1, अब जल्दी से मोलिबिडिनम की कॉन्फ़िगरेशन बता दो बेटा क्या होगी, 42 है इसका एटॉमिक नंबर, बताओ। 4d 45 4s 5s1। हाँ 45 5s1। अब मैं आपसे टंगस्टन की पूछ लूं एकदम, बोलो क्या होगी, 5d5 हाँ 5d5 6s1। 6s1 हो जाएगी। आगे बेटा बात समझ में, तो इस टाइप से आप बड़ी आराम से, सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, उसके बाद आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट के नीचे कौन से एलिमेंट है। तो एकदम फर्स्ट वाली याद कर लो, नीचे वाली याद करने की जरूरत नहीं, एक एक नंबर आप बढ़ा देते हैं, वो उसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। एग्जाम में अक्सर वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ही लिखवाई जाती है, वही पूछी जाती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और वैसे भी।
तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। आगे बेटा समझ में यहाँ तक? हाँ जी। कोई डाउट हो तो आप पूछो यहाँ तक। नहीं, ये जो हमने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, ये सारे ट्रांजिशन सीरीज के लिए सेम रहेंगी? हाँ, ये आपकी कोई भी ट्रांजिशन सीरीज क्यों ना हो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो तो भी वही कैरेक्टर, सेकंड, थर्ड, तीनों के अंदर जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी वो हमारी क्या रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी। आगे बेटा बात समझ में? हाँ जी। बेटा एक क्वेश्चन और आपसे लास्ट में हम पूछेंगे, क्योंकि आज हमने मैग्नेटिक कैरेक्टर पढ़ा है, तो इसीलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए। पहले हम इस स्क्रीन को क्लियर कर दें। एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, मैग्नेटिक कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर ही होगा वो है अबाउट द मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू n इंटू n+2 का स्क्वायर रूट बोहर्स मैग्नेटॉन। ये इसका फार्मूला होता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। इसे आप स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी कह देते हैं। यहाँ पे n कोई और नहीं, n आर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n आर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब एग्जाम में किसी भी एलिमेंट का नाम दे दें। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रोमियम+3, और ये पूछ लिया जाए कि ये बताएं क्रोमियम+3 के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, एग्जाम में आ जाए, तो बोलो आप क्या करेंगे बेटा? बोलो आप एकदम जवाब बताना, पेपर में कैसे लिखेंगे, जल्दी बताओ। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इन क्रोमियम। क्रोमियम के अंदर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करें। बताओ आप कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, बताओ शाबाश जल्दी से। The number of unpaired electrons in chromium. आप लिखेंगे कैसे आंसर बेटा वो बताओ, मैं पैटर्न देखना चाहता हूं। बताएं, कोई भी जवाब बताओ। सबसे पहले कोई क्वेश्चन आए तो आप, अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सीधी क्रोमियम+3 की कॉन्जुगेशन लिख देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, सबसे पहले आप क्रोमियम की ही कॉन्जुगेशन लिखेंगे ऐसे, मींस 3d5 4s1। उसके बाद आप क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज लगाएंगे। अब क्रोमियम+3 की कॉन्जुगेशन लिखेंगे। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करें। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन 4s में से लॉस होगा एक, फिर उसके बाद अगले 2 इलेक्ट्रॉन अब d में से लॉस होंगे। तो नाउ द कॉन्फिगरेशन बिकम्स 3d3 4s और 4s 0 हो गया। फिर आप डायग्राम बनाएंगे और फिर ये देखेंगे कि d के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने देखा 1 2 3 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आगे 4s है। ये 3d हो गया, ये 4s। और उसके बाद अब आप निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। फार्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोहर्स मैग्नेटॉन। n की वैल्यू आप पुट कर देंगे, 3 है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 लिख देंगे। 3 इंटू, बताओ आगे क्या लिखें? 3+2 3 इंटू 3+2 का स्क्वायर रूट, तो 3+2 5 5 3 जा 15, तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 का बोहर्स मैग्नेटॉन। इसका आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं और फिर आपका इसका जवाब आ जाएगा। स्क्वायर रूट देखो एग्जाम में जो कैलकुलेटर होता है डिजिटल टाइप का, वो आपके अलाउड नहीं होता। सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होता है। आपका ऐसा कैलकुलेटर मिलेगा नहीं आपको एग्जाम में कि आपको स्क्वायर रूट निकालना आ जाए। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, देखो कुछ इस टाइप से स्क्वायर रूट निकालते हैं। आता होगा ना बेटा निकालना। 15 है तो 4 4 जा 16 होता है, 4 पे तो जाएगा नहीं, तो 3 3 जा 9, तो 15 में से 9 गया 6। अब आगे इसके कुछ नहीं, तो हमेशा पेयर में उतारते हैं। जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो पेयर में, तो 2 0 हमने निकाल दी। ये जो 3 है, 3 के अंदर 3 ऐड कर दे तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। अब बताएं कितने पे जाएगा, ये ऊपर डेसिमल लगा दिया हमने, 2 0 हमने उतार ली, पेयर में उतारते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। अब बताओ अगर हम इसके आगे कुछ भी लिखेंगे, देखो जो भी ये वैल्यू थी ना 3, उसमें उतना ही ऐड कर देते हैं।
3 + 3 6, इसलिए 6 लिखा। अब कितने पे जाएगा, मान लीजिए हम 5 लिख के देखते हैं। 6 के आगे मान लीजिए 5 लिख दें, 6 के आगे 7 लिख दो, 6 के आगे 8 लिख दो, 9 लिख दो, मान लो 8 लिख देता हूं। जो भी आप 6 के आगे लिखेंगे नंबर, उसी से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। 8 8 जा 64 और 8 6 जा 48 प्लस 6, बोलो 48 + 6 54, मतलब 8 के ऊपर चला गया ना ये, तो 3.8। तो बोलो क्या आ जाएगा आपका, देखो 8 के ऊपर गया है तो 544 आ गया। देखो इस टाइप से कंप्लीट तो नहीं कटा ये स्क्वायर रूट होता है जो हमें निकालना आना चाहिए। दैट इज द सिंपल मैथमेटिक्स, दैट इज द वे टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी ऑफ द क्वांटिटी। ये कंप्लीट कटा नहीं, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, देखो 5 बच गया 50, 3.87। 3.8 आगे। अब क्या करें, देखो 68 है, इसमें लास्ट जो डिजिट था, देखो ये जो लास्ट डिजिट था 8, 68 में 8 ऐड कर देंगे, 68 में 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 76, और यहाँ पे दोबारा से 2 जीरो उतरेंगी इकट्ठी। अब आपने कहा 7 कर दें, तो हम 7 लगा के देखते हैं और 7 से ही मल्टीप्लाई देखो करते हैं। 7 7 जा 49, ऊपर 4 आ गया, 7 6 जा 42 और ये 46, 4 आ गया, 7 7 जा 49, ये 53 आ गया। तो देखो आ गया ना बेटा जो आप कह रहे थे 5369। अब आ गई बेटा बात समझ में। ये है तरीका स्क्वायर रूट को निकालने का। ये कभी मैं 7th क्लास में होता था जब हमारे टीचर ने हमें ये सिखाया था। तो ये ऊपर हमारे पास बोलो क्या आ गया, 8 तो था ही, और अब आ गया यहाँ पे 7। ये हमारे सिलेबस में होता था, मैथमेटिक्स में होता था। ये 9, ये 3 और ये 2, 231 जो को ये 767 से कम है। देखो दिखने में बड़ा अटपटा लगता है, बट दैट इज द वे टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी ऑफ द क्वांटिटी। ये हमने 15 का स्क्वायर रूट लेना आपको सिखाया है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ऐसे ही करना आपको आना भी चाहिए। कैलकुलेटर में तो बेटा क्या है, लिखा, क्लिक किया, बटन आ गया एकदम। तो वो प्रैक्टिस आज कल रही नहीं ना कभी किसी भी बच्चे की। तो लेकिन ऐसे करना आपको आना चाहिए, मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है। तो ये था मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, मैग्नेटिक कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर ये काम हमने किया। आगे बेटा बात समझ में यहाँ तक? हाँ जी अंकल। अब बेटा एक छोटा सा टॉपिक और लास्ट में लूंगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम कल देखेंगे। इसको देखो मैं क्लियर कर देता हूं। मैग्नेटिक कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर ही है, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड एज द ग्वाय मेथड, GOUY, ग्वाय एक्सपेरिमेंट या ग्वाय मेथड भी आप इसे कह सकते हैं। ये जो ग्वाय मेथड था ये क्या काम आया, ग्वाय एक्सपेरिमेंट क्या काम आता है? इट इज द एक्सपेरिमेंट विच इज यूज्ड to detect the magnetic behavior. It is used to detect the magnetic behavior of the given substance. Magnetic behavior of the given substance. कोई सब्सटेंस दे दिया गया, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर डिटरमाइन करने के जो काम आता है, उस मेथड को कहते हैं ग्वाय मेथड और द ग्वाय एक्सपेरिमेंट। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द गिवन सब्सटेंस बाय, और वो भी कैसे, by weighing their weight। जो भी सब्सटेंस दे उसको आप तौल लें, by weighing their weight in absence of magnetic field, and in presence of magnetic field, अब इसमें कुछ बातें आएंगी निकल के। पॉइंट नंबर 1 क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 2 क्या बनेगा, ऐसा भी होगा। यहाँ पे पहले एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा दे, बड़े ध्यान से देखना बेटा। आपने देखो तराजू तो देखी ही है घर में, जिसे बैलेंस बोलते हैं, शॉप के ऊपर भी आपने देखी है। देखो जिसमें होता क्या है, सिंपल बैलेंस। आजकल तो खैर डिजिटल रखने लग गए सभी शॉपकीपर, पहले ऐसी होती थी कि जिसके बीच में तो देखो इस टाइप से, देखो ये नीडल आपको दिखती थी, इसके एक साइड में एक पेन होता था, पेन का मतलब तराजू, देखो ये पलड़ा बोलते हैं जिसे पेन, PAN पेन। और दूसरी साइड के अंदर हमने क्या किया, यहां पे एक ट्यूब लगा दी, देखो हमने एक ट्यूब, ये ट्यूब है हमारे पास।
हमने इसको वे कर लिया, ये इक्वल है, हमने एज्यूम करके चला कि ये बिल्कुल इक्वल है। उसके बाद देखो बेटा क्या किया, गिवन सब्सटेंस हमने लिया, ध्यान दे मैं क्या कह रहा हूं, गिवन सब्सटेंस हमने लिया और इस ट्यूब के अंदर डाल दिया। देखो जो भी गिवन सब्सटेंस था, देखो मैंने रेड कलर से शो किया, दैट इज द गिवन सब्सटेंस, दैट इज द गिवन सब्सटेंस। हमें अब ये पता लगाना है कि ये गिवन सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। हमने इसके अंदर देखो कुछ वेट भी रख दिया, 1 वेट हमने रख दिया, सिर्फ 1 की बल्कि 2 वेट रख देते बेटा, 2 वेट हमने रख दिए, ठीक है, ये बैलेंस हो चुका है। फिर हमने क्या किया बेटा, अब देखो दूसरा डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं यहाँ पे, दैट इज द डायग्राम, दैट इज द डायग्राम इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने कोई मैग्नेट यूज नहीं किए हैं अभी तक, इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द डायग्राम नंबर 1। ये डायग्राम नंबर बेटा 1 हो गया, ठीक है। अब दोबारा से देखो मैं इसी सेम बैलेंस को बनाता हूं, और हुआ क्या, आप बड़े ध्यान से सोच के और फिर इस चीज का जवाब देना, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना बेटा। देखो हो सकता है ऐसा हो जाए, देखो एकदम से ऐसा, देखो ऐसा हो गया, वही 2 वेट रखे इसमें, अभी मैं दिखाऊंगा आपके सामने। ये सब्सटेंस था इसके अंदर, लेकिन ऐसा कब हुआ, देखो मैं बताता हूं। मैंने क्या किया, मैंने रख दिए यहां पे मैग्नेट्स, 1 मैग्नेट and that is the another magnet, these are the magnet, ठीक हो गया, these are the magnet। मैग्नेट ने क्या किया है, इसको बड़े ध्यान से बताओ बेटा, क्या किया है, अट्रैक्ट किया है या रिपेल किया है, पहले तो यही देखना है बस। दैट इज द डायग्राम नंबर 2। एक डायग्राम और बनाते हैं अब, अभी हम आपके सामने, बड़े ध्यान से देखना। दैट इज द डायग्राम नंबर 3। ये देखो डायग्राम नंबर 3 भी हमने आपके सामने बना दिया। हर एक के अंदर वेट रखे हुए हैं, देखो वही 2 वेट है, हमने बदला कुछ नहीं, देखो मैं वेट डाल रहा हूं, वही 2 वेट है। लेकिन ये क्या हो गया, जैसे ही हमने मैग्नेट रखे, देखो मैग्नेट, डायग्राम में भी मैंने मैग्नेट दिखा दिए, एकदम से ये क्या हो गया, जो पहले सब्सटेंस बैलेंस्ड था डायग्राम नंबर 1 में, गिवन सब्सटेंस, और वो बैलेंस्ड है, देखो बिल्कुल बैलेंस है, बीच में है ना, बिल्कुल देखो नीडल बिल्कुल बीच में है, बैलेंस्ड है ये। देखो 2 ही वेट रख रखे, मान लीजिए 2 ग्राम है, 2 ग्राम, 2 ही वेट रख रखे हैं। अब एकदम जैसे मैग्नेट हमने रखा, रखते ही साथ हो सकता है ऐसा हो जाए कि ये रिपेल किया, मैग्नेट ने इसको देखो रिपेल किया, ये ऊपर की तरफ चला गया, देखो सब्सटेंस, तो ये पलड़ा झुक गया ना बेटा, इधर इधर झुक गया, क्योंकि रिपेल किया। तो इससे क्या पता चला आपको, इससे ये पता चला कि रिपेल क्यों हुआ, जरूर ये जो सब्सटेंस है इसके अंदर, ये कोई और नहीं, ये सब्सटेंस आपका डायामैग्नेटिक है। बोलो कैसा है, डायामैग्नेटिक, क्योंकि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं विच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेट्स, तो ये सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है, ठीक हो गया। अब उधर चलते हैं, अब ये क्या हो गया, देखो नीचे की तरफ मैग्नेट ने तो इसको अट्रैक्ट कर लिया और भी ज्यादा, देखो मैग्नेट ऊपर रह गए, नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो इसका मतलब क्या निकला कि ये जो सब्सटेंस है इसमें, ये पैरामैग्नेटिक है, बिकॉज दैट सब्सटेंस इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स, सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक। अब एक चीज बताओ बेटा, शाबाश जल्दी से बताना, हम ये चाहते हैं कि डायग्राम नंबर 2 को भी बैलेंस करो दोबारा से, डायग्राम नंबर 3 को भी दोबारा से बैलेंस करो, बोलो बेटा क्या करें। ये बैलेंस तभी हो सकता है, देखो तराजू कुछ ऐसे हो गए, ये वेट है ना नीचे की तरफ आ गए, अगर हम इसमें से कुछ वेट रिमूव कर दें, remove some weight, remove
some weight to balance it again. To balance it again. हमें कुछ वेट बेटा निकालना पड़ेगा, तभी तो ये जो ऊपर की तरफ चला गया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था, इसलिए ऊपर गया था, वो दोबारा फिर नीचे आ जाएगा, दोबारा से बैलेंस हो जाएगा। मींस अब हम यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, देखो गोवा एक्सपेरिमेंट में जो मैंने लिखा था ऊपर हेडिंग देखो क्या थी, कि गोवा एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जो हमें मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताता है। और कैसे हम मैग्नेटिक बिहेवियर का पता लगाते हैं? इट डिटेक्ट्स द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द गिवन सब्सटेंस बाय वेइंग their weight in absence of magnetic field and in presence of magnetic field। तो in presence of magnetic field क्या हो गया, बताओ क्या हुआ in presence of magnetic field? डायमैग्नेटिक वाले में रिपेल, हाँ रिपेल करेगा। if some weight is removed, if some weight is removed, अगर हमें कुछ वेट रिमूव करना पड़ जाए, if some weight is removed to balance it again, to balance it again, तो सब्सटेंस बोलो बेटा कैसा है, बताओ शाबाश। डायमैग्नेटिक। द सब्सटेंस इज डायामैग्नेटिक, तो सब्सटेंस आपका डायामैग्नेटिक होगा। अब तीसरे डायग्राम में चलते हैं। हम इसको दोबारा बैलेंस करना चाहते हैं, तो इसमें हमें और वेट ऐड करना पड़ेगा बेटा, यहां से ऐड more weight to balance it again, to balance it again, ताकि ये पलड़ा जो है, पेन जो है नीचे की तरफ आ जाए और दोबारा से बैलेंस हो जाए। तो पॉइंट नंबर 2 हम क्या लिखेंगे, if some weight is, if some more weight, more भी लिख देते हैं चलो, if some more weight is added to balance it again, to balance it again, तो सब्सटेंस कैसा होगा? The substance is paramagnetic. Then the substance will be paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। तो आपके बोर्ड के एग्जाम में ये टॉपिक कई बार आ चुका है, ऐसे आ चुका है कि राइट ए नोट ऑन द गोवा एक्सपेरिमेंट या एक्सप्लेन द गोवा एक्सपेरिमेंट। तो आपको ये 3 डायग्राम बनाने पड़ते हैं, डायग्राम नंबर 1, 2 एंड 3, और लिखना सिर्फ इतना पड़ता है जितना कि हमने ऊपर लिखा है। सो दैट इज अबाउट द गोवा एक्सपेरिमेंट। आपके लेवल तक इतना ही है, आगे और भी हायर क्लासेस में देखें तो इनकी मैथमेटिक कैलकुलेशन भी है, वो आपको यहाँ पे नहीं लिखनी पड़ती। तो फिलहाल आप इतना जरूर याद करेंगे। So that is all about today's lecture about these simple properties जो आपने number of unpaired electrons से related पढ़ी। जितनी भी प्रॉपर्टी आज आपने देखी वो लगभग नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड थी। मींस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंड थे नंबर ऑफ इंटरमेटालिक बॉन्ड, उसी के ऊपर डिपेंड था पैरामैग्नेटिक करेक्टर, उसी के ऊपर डिपेंड था एक गोवा एक्सपेरिमेंट, उसी के ऊपर डिपेंड था मेल्टिंग पॉइंट, उसी के ऊपर था हीट ऑफ एटोमाइजेशन। ये सारी की सारी बातें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड थी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को पहचानने के लिए आपके लिए जरूरी था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती तो आप पैरामैग्नेटिक करेक्टर को पहचान ही नहीं पाते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप काउंट ही नहीं कर पाते, तो इसलिए वो आपके लिए जरूरी था। ओके बेटा, सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।